एक ऐसा आक्रोश जो नेपाल की सड़कों पर आग बनकर फैल गया, एक ऐसा विरोध प्रदर्शन जिसकी कमान जनजी यानी युवा पीढ़ी के हाथों में है। ये वो पीढ़ी है जो अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से दुनिया को देखती है, जो सोशल मीडिया को अपनी आवाज़ बनाती है। आज जो हो रहा है वो सिर्फ एक विरोध नहीं, ये एक क्रांति है जिसे जनजी क्रांति कहा जा रहा है। द हिमालयन टाइम्स और ANI की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 2 दिनों में 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है और 500 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है। ये प्रदर्शन सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं, ये गुस्सा सालों के भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सत्ता की मनमानी के खिलाफ है। संसद भवन को जनजी के प्रदर्शनकारियों ने जला दिया है। नेपाल पुलिस ने 19 छात्रों को मार डाला है। विरोध सोशल मीडिया बैन के कारण नहीं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक युवा नेता चाहते हैं। ये कहना है एक प्रदर्शनकारी का। ये आवाज़ एक नहीं बल्कि लाखों युवाओं की है। ANI की रिपोर्ट में एक और प्रदर्शनकारी ने बताया कि कल आप सभी ने देखा कि कैसे छात्रों को मारा गया है। 21 से 22 छात्रों को मारा गया और 500 से ज़्यादा घायल हुए। अगर छात्रों को इस तरह मारा जाएगा तो देश कैसे चलेगा? इस पूरे बवाल की एक और बड़ी वजह है नेपो बेबीज ट्रेंड। रेडिट और इंस्टाग्राम पे वायरल हुए इन पोस्ट्स ने दिखाया कि कैसे राजनेताओं के बच्चे आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, जबकि नेपाल का युवा रोजगार की तलाश में दूसरे देशों में जा रहा है। रोजाना करीब 5000 युवा नेपाल छोड़ रहे हैं। इस आर्थिक असमानता ने आग में घी का काम किया। द हिमालयन टाइम्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के घर को जला दिया। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और अन्य वरिष्ठ नेताओं के घरों पर भी हमला हुआ। यह सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक सिस्टम के खिलाफ एक विद्रोह है। हालात इतने बिगड़ गए कि नेपाल सेना को दखल देना पड़ा। सेना ने एक संयुक्त बयान जारी कर सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। बयान में कहा गया कि अब जब प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, हम सभी नागरिकों से शांत रहने और इस मुश्किल घड़ी में जान माल के नुकसान से बचने का आग्रह करते हैं। नेपाल के युवाओं ने दिखा दिया कि जब सरकारें सुनना बंद कर देती है तो जनता की आवाज़ सड़कों पर गूंजती है। यह सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन का नतीजा नहीं बल्कि दशकों के भ्रष्टाचार और शासन का विस्फोटक परिणाम है। सवाल यह है कि क्या ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में शांति लौटेगी या यह जनजी क्रांति देश की तकदीर की एक नई इबारत लिखेगी? नेपाल की हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कहानी के बारे में आइए जानते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने मंगलवार को अपने पद से रिजाइन कर दिया। यह फैसला पूरे देश में चल रहे करप्शन विरोधी हिंसक प्रोटेस्ट के बीच आया, जिसने इस हिमालयी देश को एक बार फिर से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में डाल दिया है। आपको बता दें कि नेपाल जो अपने बड़े पड़ोसी देशों इंडिया और चाइना के बीच बसा है, वहां 2008 के बाद से अब तक 14 सरकारें बन चुकी है और इनमें से एक भी सरकार अपना पूरा 5 साल का टर्म कंप्लीट नहीं कर पाई है। चलिए नेपाल के पॉलिटिकल इतिहास की एक क्विक टाइमलाइन देखते हैं। 1951 से पहले नेपाल पर कई अलग अलग डायनेस्टीज के राजा रूल करते थे। इसमें राणा भी शामिल थे, जहां प्राइम मिनिस्टर का पद फैमिली में ही चलता था। लेकिन 1951 में डेमोक्रेसी पसंद मूवमेंट्स ने राणाओं को हटा दिया और एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी शुरू हुई। 1961 से 1961 में किंग महेंद्र ने पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन लगा दिया और पंचायत नाम की एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम को वापस ले आए, जिसमें उनकी पावर बहुत बढ़ गई थी। लेकिन लोगों में इस सिस्टम को लेकर गुस्सा बढ़ता गया और 1990 में ये गुस्सा चरम पर पहुंच गया। कई पार्टीज ने मिलकर एक कैंपेन और डेमोन्स्ट्रेशन शुरू किए ताकि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को फिर से लाया जा सके। इस कैंपेन को पीपल्स मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इसने किंग वीरेंद्र को मजबूर कर दिया कि वो पॉलिटिकल पार्टी से बैन हटा दें और इस तरह पंचायत सिस्टम खत्म हो गया। 1996 नेपाल के लेफ्ट विंग माओवादियों ने एक हिंसक कोशिश शुरू की ताकि रॉयल पार्लियामेंट्री सिस्टम को हटाकर पीपल्स रिपब्लिक लाया जा सके। इसकी वजह से 10 साल तक एक सिविल वॉर चला, जिसमें कि 17,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। 2006 से 2015 का हम टाइमलाइन देखें तो 2006 में आम नागरिकों ने मोनार्की के खिलाफ प्रोटेस्ट किए। इसका नतीजा ये हुआ कि 2008 में मोनार्की खत्म हो गई और नेपाल के एक फेडरल डेमोक्रेटिक पब्लिक नेपाल बन गया। नेपाल के आखिरी राजा किंग ज्ञानेंद्र
जब अब काठमांडू में एक आम नागरिक की तरह रहते हैं। 2015 में नेपाल ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। 2015 अब तक केपी शर्मा ओली ने पहली बार अक्टूबर 2015 में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला, लेकिन उनकी सरकार सिर्फ 1 साल चली। इसके बाद वो 2018 और 2021 में दूसरी और तीसरी बार चुने गए और फिर 2024 में चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने।